रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है? आपको एल्किल हैलाइड लेना है और एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ में ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देना है। जैसे एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ में ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इसी तरीके की आपकी एक दूसरी रिएक्शन है वुड्स अपक्रिया, फिर इसके बाद में आपकी फिटिक अपक्रिया, फिर वुड्स फिटिक अपक्रिया। 4 रिएक्शन है जो सेम टू सेम है, आपको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं दोस्तों। एल्किल हैलाइड RX होता है, R इज एल्किल, X मींस हैलोजन। एल्किल हैलाइड को हम जिंक के साथ में लेते हैं और टू एटम मतलब 2 अणु होते हैं RX के, मतलब 2 चीजें होती है RX की, तो हम ये X को उल्टा लोड करने वाले हैं। ऐसा क्यों? आपको समझाने की वजह से मैंने उल्टा लोड कर दिया। यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि Zn डबल X लेकर के, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, Zn प्लस प्लस होता है, X माइनस होता है, तो डबल X लेने पड़ेंगे। तो Zn यहाँ पे निकलेगा ZnX2, बचेगा क्या? R और R, जिसको हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड R। दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वी कैन take here in the place of RX alkyl halide, for example ethyl bromide is alkyl halide, this is bromoethane C2H5Br plus Zn plus C2H5Br in the presentation of ether की उपस्थिति में जिंक ब्रोमीन के साथ में जिंक ब्रोमाइड बनाएगा, तो यहां पर निकलेगा ZnBr2। आप देख सकते हैं C2H5 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड में जोड़ सकते हैं, या फिर आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हो। C2 और C2 मिलके दोस्तों C4 एंड 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा, C4H10 इज ब्यूटेन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप यहां से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मैंने दूसरी रिएक्शन के बारे में चर्चा की, वो अपक्रिया का नाम है वुड्स अपक्रिया स्टूडेंट्स। तो हम वुड्स अपक्रिया में क्या करेंगे, हमें वुड्स अपक्रिया में फिर से RX लेना है। RX Zn के प्लेस में सोडियम लेते हैं और फिर से RH लेते हैं। आपको बता दें सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए सोडियम की 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। यहाँ 2Na और 2X मिलके क्या निकलेगा 2NaX, और यहाँ पे फिर से वही बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R। और ये अपक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में होती है। सेम अपक्रिया है। आपके मन में आएगा सर यहाँ आपने जिंक 1 लिया है और यहाँ सोडियम 2 लिया, ऐसा क्यों? बेटा जिंक की संयोजकता 2 ऑलरेडी होती है, अर्थात इसके 2 अणु लेने की जरूरत नहीं है, जबकि सोडियम की संयोजकता 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अब 1 वाला बेचारा 2 से कैसे लड़ाई लड़ेगा, इसलिए इसको भी 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा किया, 2Na 2X मिलके 2NaX। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके आप ले सकते हो C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होनी है, लिख लीजिएगा। यहां पर निकलेगा 2NaBr, बनेगा C4H10 प्लस 2NaBr। दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ये दूसरी अपक्रिया होगी। अब हम तीसरी अपक्रिया की बात करेंगे। तीसरी अपक्रिया है वुड्स फिटिक अपक्रिया। दोस्तों ध्यान से देखें, वुड्स फिटिक अपक्रिया ये कौन सी अपक्रिया है, इसको भी समझ लेते हैं। वुड्स फिटिक अपक्रिया ये कौन सी अपक्रिया है, इसको भी समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं एरीन वाला, एरीन वाले में C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम और 1 एल्किल हैलाइड एलिफेटिक वाला लेते हैं एल्किल हैलाइड। यहाँ पर 2Na और 2Cl मिलकर के 2NaCl ईथर की उपस्थिति में बनेगा और बन जाएगा C6H5CH3 प्लस 2NaCl। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो दिस इज स्टार्विंग। तो आपने देखा 3 रिएक्शन यहाँ पे लगातार वैसे ही है। अब हम चौथी रिएक्शन के बारे में बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम ऊपर से चौथी रिएक्शन के बारे में बताएं। तो स्टूडेंट्स आपने 3 रिएक्शन देख ली। अब ये फिटिक अपक्रिया आपके सामने है। फिटिक अपक्रिया में हम लोग लेते हैं 2 क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl और यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में ये भी अपक्रिया होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2Na और 2Cl लेकर के 2NaCl बाहर कर लेंगे
तो यहाँ बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2 NaCl. This is diphenyl. This is diphenyl and this reaction is called Fittig reaction. Now you can look here. This is double molecules of chlorobenzene and it is react with sodium, 2 molecules of sodium and 2 molecules of, मतलब यहाँ पे 2 सोडियम के 2 क्लोरीन से क्रिया करके यहाँ पे 2 NaCl बनाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5. दिस इज डाइफेनिल ग्रुप, फेनिल. ओके राइट स्टूडेंट्स, ये आपकी 4 रिएक्शन सेम टू सेम थी. पांचवी रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट में आती है वो क्रिया आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, कई प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट कई जगह हो जाती है, तो वही अब क्रिया बताने वाले हैं. फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, इसको भी नोट कर ले. फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया में हम किसके साथ में दिखा सकते हैं, आप बेंजीन ले लीजिए C6H6 और इसकी क्रिया आप मेथिल क्लोराइड से करवा देना है CH3Cl से. इसकी उपस्थिति में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड. आपको बता दें फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया में 2 अवक्रियाएं मुख्य रूप से हो जाती हैं. एक तो स्टूडेंट्स एल्किलीकरण हो जाता है और एक आपका एसिलीकरण हो जाता है. सर ये एल्किलीकरण क्या है, जब हम बेंजीन की क्रिया यहां पर एल्किल हैलाइड से कराएंगे, एल्किल हैलाइड बोले तो CH3Cl C2H5Br एंड इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेकर करवाएंगे तो एल्किलीकरण होगा. और एसिलीकरण में जैसे एसिटिल क्लोराइड वगैरह निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे तो एसिलीकरण होगा. तो आप देख सकते हैं बेंजीन का एक H एक Cl के साथ प्रतिस्थापित होकर के HCl बनाएगा. अब बेंजीन में से एक H चला गया तो बचेगा C6H5 और यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे बनेगा CH3. स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से जानते हो C6H5 CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं. तो इस अभिक्रिया को आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रख सकते हैं और इंपॉर्टेंट है. एसिडीकरण में आप यहाँ पे ले सकते हैं CH3COCl और वैसे ही एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बोले तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड. यहाँ पे भी प्रतिस्थापन ही होता है, H और Cl मिलके HCl बाहर होते हैं तो बचता क्या है C6H5COCH3. आप नोट कर सकते हैं इसको जल्दी से. हम अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ जाएंगे. तो दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं. हम इसके बाद अगली रिएक्शन बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ठीक है. मैं इसको साफ करता हूं. स्टूडेंट्स अब हम आपको कैलिजारो अभिक्रिया पढ़ाने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर पे बहुत पूछी जाती है. कैलिजारो रिएक्शन, इसको हम लोग कैलिजारो अभिक्रिया कहते हैं. ये सर क्या होती, बच्चे पूछने लगते हैं. तो कैलिजारो अभिक्रिया ये आपकी एल्डिहाइड समूह में देखने को मिलती है. और आपको बता दें एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोनिल समूह का सदस्य होता है. एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज द फैमिली ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. वी कैन से हियर, हम यहां कह सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन इज द फैमिली ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो कार्बोनिल समूह के फैमिली सदस्य होते हैं. और कार्बोनिल समूह क्या होता है, वेरी फर्स्ट वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस विथ कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. यहां पर वी नो वेरी वेल कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 होती है. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंसी फिल करने के लिए. तो यहां पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की वैलेंसी फिल हो जाती है. तो यहां सिंगल बॉन्ड में यदि दोस्तों यदि एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक संयोजकता हाइड्रोजन समूह हाइड्रोजन से पूरी हो तो देन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप. एंड बोथ वैलेंसी इज फिल्ड विथ एल्किल समूह, then it is called is ketonic group. This is ketone. This is the difference between aldehyde and ketone. अब हम यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, अल्फा कार्बन की कहानी. अल्फा कार्बन बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं. जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं होता. अल्फा कार्बन जिसकी शुरुआत कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ में होती है अर्थात CH2 के साथ में शुरुआत होती है, वो अल्फा कार्बन परमाणु होते हैं. यहां पर नहीं है. इसी तरीके बेंजीन रिंग में देख सकते हैं दिस इज C6H5 बेंजीन ग्रुप का समूह का सदस्य है एंड CHO. अगर हम यहां पे लिखते हैं C6H5 CH3CHO वहां पर आपका अल्फा कार्बन आ जाएगा, लेकिन इसमें भी अल्फा कार्बन नहीं है. तो सर किसमें होता है, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं CH3CHO यहां पर प्रेजेंट है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, अर्थात यहां पर कैलिजारो रिएक्शन नहीं होगी. विशेष बात यह है
कि कैंजारो अपक्रिया वहां होती है जहां अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। एंड सेकेंड थिंग इज, यहां पर हम NaOH लेते हैं, रिएक्शन NaOH के साथ में होती है। विशेष बात यह है कि यहां पर 50% NaOH होता है। आप अच्छी तरीके जानते हैं 50% का मतलब होता है आधा, आधे का मतलब है NaOH आधा होता है एल्डिहाइड की तुलना में, अर्थात एक NaOH है तो 2 HCHA होंगे, एक NaOH है तो 2 C6H5CHO होंगे। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक अणु का अपचयन होता है। तो मैं पुरानी क्लास से बताता हुआ चला आया हूं आपको कि एक चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, मेरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। यदि एल्केन है बेटा और एल्केन का यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्केन जो है अल्कोहल में चेंज होता है, एंड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट इज कन्वर्ट इन एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट इज कन्वर्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, मतलब वाटर। आपको कहते हैं इसका अगर रिवर्स कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिडक्शन कर दें देन इट्स क्रिएट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दें देन इट्स क्रिएट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें अल्कोहल, एंड अल्कोहल से एल्केन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाए। ये एक आपकी एनिसियन कॉन्सेप्ट है, प्राचीन अवधारणा है। एनिसियन कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन के बारे में बताया गया है, जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण होता है, और अपचयन के बारे में बताया गया जहां पर हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन होती है। यहां पर ऑक्सीडेशन एल्केन का हुआ तो इसने अल्कोहल वाला ग्रुप बनाया, अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है दोस्तों, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो RCOH बनता है। तो इसमें एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण होगा तो फार्मिक अम्ल से फॉर्मेट वाला बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल, एंड इसका अपचयन होगा तो एल्डिहाइड बैक होकर के क्या बनाएगा, अल्कोहल। जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का अल्कोहल, यहां एक कार्बन का एल्डिहाइड एक कार्बन का अल्कोहल होता है CH3OH, वैसे इसका अल्कोहल बनेगा तो C6H5CH2OH। दोस्तों ऑक्सीकरण करेंगे तो HCOOH बनना चाहिए और यहाँ C6H5COOH बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ शुरुआत में सोडियम है तो लास्ट में H ना लग के क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, अर्थात उसका फॉर्मेट बन जाएगा। तो सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम बेंजोएट एंड बेंजीन अल्कोहल, दिस इज मेथिल अल्कोहल, दिस इज मेथिल अल्कोहल। तो फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड 2, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, यानी 2 इसके स्टेप होते हैं, 2 फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, और 2 फॉर्मेल्डिहाइड में एक फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन जब होता है तो वो अल्कोहल बनाता है, एंड ऑक्सीडेशन होता है तो सोडियम फॉर्मेट बनाता है। जस्ट लाइक बेंजाल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो सोडियम बेंजोएट बनता है। दिस इज कैंजारो अपक्रिया। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉस कैंजारो अपक्रिया क्या होती है। दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, क्रॉस कैंजारो अपक्रिया क्या होती है। तो क्रॉस कैंजारो में क्या होता है, 1 molecules of formaldehyde and 1 molecules of benzaldehyde and it is reacted with NaOH, NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो इसका आपका अपचयन होता है और इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या बनेगा, इसका अपचयन होगा C6H5CH2OH और HCOO का ऑक्सीकरण होगा तो HCOO Na बनता है। दिस इज क्रॉस कैंजारो रिएक्शन। एक होती इसी में इंपॉर्टेंट में आती है एल्डोल अपक्रिया। दोस्तों एल्डोल अपक्रिया कहां पे होती है, जिसमें अल्फा कार्बन उपस्थित होता है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि CH3CHO एस्टरडिहाइड में CH2 उपस्थित है, अर्थात अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इज अवेलेबल हियर। सो नाउ इट इज प्रेजेंटेड विद एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में 2 स्टेप ऑफ एस्टरडिहाइड, यहाँ पे 2 अणु इसके लेते हैं एस्टरडिहाइड के, तो CH3CHO एंड CH3CHO। यहाँ पर करना क्या होता है, एल्डोल का मतलब होता है ओल, ओल का मतलब हुआ OH, OH दिखाना है। इस CH3 का हम CH2 करके एक H पहले नोट करते हैं। यहाँ संघनन जैसे होता है तो संघनन जो होता है वो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट आपका क्षार होता है, डाइल्यूट क्षार द्वारा ये संघनन के फलस्वरूप बनाता है CH3CHOH and CH2CHO। This is aldol. So now you can see here this is aldols संघनन अपक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन।
इसको नोट कर लें, नोट कर सकते हैं आप लोग जल्दी से। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपक्रिया के बारे में, जो कि बोर्ड पेपर में प्राय पूछी जाती है, जिसका नाम है रीमल टीमन अपक्रिया या राइमल टीमन अपक्रिया भी आ जाता है। जो भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होता है, रीमल कहीं कहीं राइमर लिख के आ जाता है। ये कौन सी अपक्रिया है, इसमें हम CCl4 या क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन दिखा देते हैं फिनॉल की आपकी, तो हम उसी अपक्रिया को करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाएं, ये कौन सी अपक्रिया होती है और इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे देख सकते हैं। सबसे पहले तो लेना है आपको फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला C6H5OH होता है। फिनॉल हो गया। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कास्टिक पोटाश KOH, कास्टिक पोटाश नहीं KOH ओनली, ठीक है। यहाँ पे होने वाला क्या है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में 3 इसके क्लोरीन के 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट के लिए 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम चाहिए, तो पोटेशियम 3KCl सबसे पहले बना लेता है। आपको बता दें ये जो फिनॉल होता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट करता है रीमल टीमन रिएक्शन में। वो भी एल्डिहाइड ग्रुप कहां पे क्रिएट करता है, आपका आर्थो कंडीशन में क्रिएट करता है। मैं पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है, यहां CHO तब तक नहीं आ सकता जब तक कि CH प्रतिस्थापित ना हो, H बाहर ना हो। तो चलो एक H इसका ये हो गया, 3H और हम नोट कर लेते हैं यहां से 3H। एक O मान लो इसमें चला गया, तो 3 O में से 2 O बचे होंगे। तो दोस्तों सिंपल है कि 2HOH का मतलब हो गया प्लस का 2H2O। नाउ फाइनली कंप्लीट आपके सामने लिखी हुई है कौन सी अपक्रिया, राइमल टीमन अपक्रिया, रीमल टीमन अपक्रिया। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगली अपक्रिया है इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, बोर्ड पेपर में प्राय पूछी जाती है और हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड टेस्ट या परीक्षण, कोई बात नहीं। साइनाइड तो जानते हो ना, साइनाइड माने CN होता है, आइसोसाइनाइड का मतलब RNC बनता है। तो यहां पर क्या होता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया में हम लोग प्राथमिक एमीन लेते हैं, चाहे RNH2, चाहे मेथिल एमीन लो, चाहे एथिल एमीन लो, चाहे एरोमेटिक वाला एमीन मतलब एनिलीन ले लो, तब भी आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया हो जाती है, नो डाउट। मान लो हम सीधा RNH2 नोट कर दे रहे हैं, तो RNH2 रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में, किसके साथ में और होता है, KOH के साथ में। यहाँ होता क्या है, जैसे यहाँ 3 के 3 Cl निकले थे, जस्ट लाइक यहाँ पे 3 के और 3 Cl मिलके क्या निकलेगा, 3KCl। दूसरी बात समझो, यहाँ H गिन लो कितने हैं, H गिनो यहाँ पे 2 ये 1 ये 3 H हो गए, ध्यान से देखो 2 और 1 3, और यहाँ OH कितने हैं, OH भी 3 है। तो आप समझ गए होंगे 3H और 3 OH, बेटा 1H 1 OH माने 1 H2O, वैसे 3H और 3 OH माने 3 H2O बन जाएगा। अब 3 H2O भी निकल गया तो बचा क्या, बेटा ये सब चला गया, सब कुछ चला गया। जरा ध्यान से देखो बचा क्या, यहाँ Rn और यहाँ पे C, तो बन गया RNC। आप ऊपर देख सकते हो मैंने पहले से RNC लिखा है, यही है एल्किल आइसोसाइनाइड। प्रयोगशाला में इसकी विशेष प्रकार की गंध आती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कार्बिल एमीन अपक्रिया संपन्न हुई है, अर्थात आइसोसाइनाइड टेस्ट चल रहा है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए हम सब अपक्रियाएं पढ़ाए दे रहे हैं। अपक्रियाएं आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये मत सोचिए सर ये वाली पहले कहीं वो वाली पहले पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी हमें इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है मैं उसको बताता जा रहा हूँ और समझाता जा रहा हूँ। तो आपको बस ऐसे ही पढ़ते जाना है और आप कंप्लीट कर लेना है। रोजेनमुंड अपचयन ये समझ लो कितनी अपक्रिया पढ़ दोगे, 101% मैं दावा कर रहा हूं कि इन्हीं में से आपकी रिएक्शन जो है, इन्हीं मतलब पूरी रिएक्शन तो आएंगे नहीं, 4-5 आएंगी, तो इन्हीं में से आपको 4-5 मिलने वाली है, इसमें कोई धोखा नहीं। तो रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया जो होती है ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और उबलती हुई जैलीन की उपस्थिति में होती है। यहाँ एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड RCOCl ग्रुप लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है। आपको बता दें यहाँ उत्प्रेरक याद रखिएगा, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। नीचे बेटा याद रखना विशेष बात मेरी, उबलती हुई जाइलिन क्या लेते हैं बेटा, उबलती हुई जाइलिन लेते हैं। अपचयन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या निकलेगा, H और Cl मिलके HCl निकलेगा और एल्डिहाइड का निर्माण होता है RCHO। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो CH3CHO प्लस
H2, यही पूरा लिख लेना जो लिखा हुआ है। H और Cl मिलके क्या निकलेगा HCl, और यहाँ बन जाएगा एस्टर CH3CHO। रोसेनवुड अपक्रिया आपके सामने, ठीक है। और इसमें एक आती है क्लीवेंसन अपचयन भी आता है पेपर में, उसको भी देख लेते हैं। ये क्लीवेंसन अपचयन कौन सा अपचयन होता है, इसको भी देख लेते हैं। क्लीवेंसन अपचयन क्या होता है, आपको एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, ये एल्डिहाइड का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया और इसमें 4H द्वारा अपचयन कराया जाता है। किसके साथ में, जिंक अमलगम के द्वारा। अमलगम क्यों है, मरकरी की वजह से अमलगम हो गया। यहाँ 2H एक को मिलके H2O निकल जाता है, बाकी 2H ये ऑक्सीजन के प्लेस में आ जाते हैं, तो बॉन्ड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है और केवल CH2 हो जाता है। वास्तव में देखें ये आपका बन गया C2H6, इसका नाम है एथेन, मतलब एल्केन बन जाता है। किसके द्वारा बन जाता है, क्लीवेंसन के द्वारा। आप एसीटोन लेकर भी रिएक्शन दिखा सकते हो। एसीटोन होता है CH3COCH3, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मैंने उसी को बना दिया। आप 4H ले लीजिए, वही लिख दीजिएगा भाषा ऊपर वाले जिंक अमलगम, और बेटा यहाँ पे 2H को निकल के H2O निकल गया, तो यहाँ पर प्रोपेन बन जाता है। 3 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। 2 कार्बन की वजह से एथेन, 4 की वजह से ब्यूटेन। नोट कर लो इसको जल्दी से, अगले रिएक्शन में चलते हैं। अब हम वुल्फ किस्नर अपचयन अपक्रिया देख लेते हैं भैया। ये क्या है, देखो यहाँ पर आपको ले लेना है एस्टरडीहाइड और इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करानी है। देखो ये हाइड्रोजन वाली रिएक्शन बहुत बार पड़ी होगी। यहां पर क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, यहां हाइड्रोजन बन जाता है, जीन से जोन। आपको बता दें यहां पर थोड़ी देर में गर्म कर दिया जाता है, जैसे गर्म करते हैं इससे N2 निकल जाता है और यहां पर भी एल्केन नाम की वस्तु बन जाती है। इस पूर्ण क्रिया को वुल्फ किस्नर अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो अभी अगली रिएक्शन की ओर हम चलेंगे, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब सैंडमायर अपक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। सैंडमायर अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया के पहले हम एक अपक्रिया और पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सैंडमायर अपक्रिया के पहले एक अपक्रिया पढ़ाना जरूरी है, जिसका नाम है डाईएजोटी। समझ गए होंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं, डाईएजोटीकरण अपक्रिया। ये डाईएजोटीकरण नाम क्यों पड़ा, डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, इस वजह से डाईएजोटीकरण। आपको बताते हैं नाइट्रोजन को हम लोग एजो शब्द के नाम से जानते हैं। मेरी बात सुनो, भाई नाइट्रोजन को एजो कहते हैं और N2 है तो डाईएजो हो जाएगा, और उसमें क्लोराइड के साथ में है तो बाकी ये आगे डाईएजोनियम क्लोराइड। तो उस डाईएजोनियम क्लोराइड से अपक्रिया का नाम पूरा पड़ गया डाईएजोटीकरण। क्या होता है उसमें, एनिलीन लिया जाता है। बेटा एनिलीन का सूत्र मालूम होगा तब तो लिख पाओगे। क्या होता है C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन की क्रिया कराई जाती है, HNO2 NaNO2 लेते हैं और HCl लेते हैं, तो सीधा सीधा हम HNO2 लिखे, HNO2 प्लस HCl। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा का मतलब कूल करते हैं। जब इसको कूल करेंगे तो इससे वाटर बाहर होता है, बर्फ। जैसे वाटर यदि ठंडा करो तो क्या होता है, पानी बर्फ बन के, तो बर्फ यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 4 H और 2 मिलकर के सीधा 2 पार्टिकल इसके 2H2 के बाहर। अगर इतना बार तो बचा क्या, गौर से देखें, C6H5 बचा, N बचा, फिर N और फिर Cl। अब आप समझ गए होंगे C6NNCl, NNCl को लिखेंगे N2Cl, और सब लोग जानते हो ये C6H5 N2Cl को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इस वजह से इसका नाम पड़ गया डाईएजोटीकरण अपक्रिया, डाईएजोनियम की वजह से। अब सैंडमायर अपक्रिया क्या है, यही जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपने बनाया है, इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर CuCl2 या Cu2Cl2 या CuBr2 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन गैस सीधा सीधा निकाले दे रहे हैं, बाहर किए दे रहे हैं, क्या बन जाता है C6H5Cl। दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो आप क्लोरोबेंजीन में बनाने की विधि में भी आप इस अपक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। पेपर में आपके सिलेबस में है क्लोरोबेंजीन हेलोरीन में, उसमें भी सैंडमायर अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अगले रिएक्शन में बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों हम गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया की बात कर रहे हैं। गाटरमान कोच, यहाँ पे कोच नहीं लिखा होता, इसे कोच, इंग्लिश में कोचे पढ़ देते हैं। एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया,
बहुविकल्पी में क्वेश्चन 2022 के सेट में देखने को मिला होगा कि क्या बनाता है, क्या बोलते हैं, बेंजीन क्वार्टर वन कोच एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड बनाता है, ये एल्डिहाइड ही बनाता है, एल्डिहाइड जैसे नाम है तो एल्डिहाइड बनाता है। आप बता दें यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl पहले रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl बनाते हैं, ये अस्थायी होता है, ये बेंजीन के साथ में क्रिया कर लेता है C6H6 प्लस HCOCl, दिस इज अनस्टेबल, अस्थायी होता है। ये क्या करेगा, C6H5 यहां से H और यहां से Cl, दोस्तों मेरी बात समझो, यहां से H यहां से Cl, HCl निकल गया तो बचेगा C6H, चला गया H5 और यहां देखो CHO, तो बन गया C6H5CHO प्लस HCl, दिस इज गॉट अ नॉन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन, कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस अपक्रिया को भूलिएगा मत और पेपर में लिखिएगा जरूर, ठीक है। और विशेष बात है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, ये पेपर में दर्शा देगा, ठीक है। इसके बाद में हम अगली अपक्रिया पढ़ने वाले हैं इटार्ड अपक्रिया, इसको के बारे में भी सुना होगा। इटार्ड रिएक्शन में भी एल्डिहाइड बनता है। हम वो इटार्ड अपक्रिया में मालूम क्या लेते हैं, टालुइन लेते हैं, टालुइन का सूत्र C6H5CH3 होता है। इसमें हम दो स्टेप से ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराते हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, तो यहाँ से H2 यहाँ से OH2O बाहर हो जाता है, यहाँ CHO मिलके क्या बन जाता है CHO, माने बेंजल डिहाइड, क्या बनता है बेंजल डिहाइड। एक अपक्रिया और चलते चलते देख लो, स्मेट अपक्रिया, स्मेट अपक्रिया भी पेपर में पूछी जाती है तो इसको भी मैं लगे हाथ बता दे रहे हैं। स्मेट अपक्रिया में हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। सर ये हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है, ये अमोनिया जैसा होता है सूत्र, कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं NH3 और N3H से, तो ये N3H होता है NH3 नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अमोनिया लिख के चले आते हैं, वहां गलत हो जाता है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का है N3H। कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई एग्जांपल ले लो, मान लो हमने ले लिया CH3COOH प्लस N3H, मालूम है क्या होगा, सबसे पहले CO2 गैस निकाल देता है, गैसें दो निकलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और N3H से क्या निकलता है N2 गैस भी निकलता है। गौर करो बचा क्या, देखो CO2 भी गया, पूरा गया CO2, N2 गया, NH और एक H मिलके बन गया NH2, एमीन बनाता है, क्या बनाता है एमीन, दिस इज स्मिथ रिएक्शन, नोट कर लो ताकि अगली अपक्रिया में पहुंचे। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया हाफमैन में CH3CONH2, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लिया जाता है प्लस KOH लिया जाता है, और आपको बता दें हाफ का मतलब यहाँ 2 ब्रोमीन तो यहाँ 4KH, दुगना 4 का आधा 2, ठीक है, 2K2Br मिलके यहाँ 2Kbr निकलता है। पोटेशियम जहाँ 4 हो 2 CO हो तो यहाँ पे बनेगा K2CO3। अब आप भी गौर से देखें, 4K था, 4K इस्तेमाल हो गया, 2K 2Br 2K CO, यहाँ CO यहाँ 3 O नहीं है तो 4 O में से 2 उधार ले लो, 3 O हो गए, तो यहाँ 4H 2 O, सब लोग जान गए 4H 2 O माने 2H2O, तो बचा क्या, बचा CH3 और NH2। इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, ठीक है, इसको भी देख लिया आपने। इसके बाद एक अपक्रिया और देख लीजिए, क्लेजन संघनन भी पेपर में पूछी जाती है। ये क्लेजन संघनन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3COOC2H5 एस्टर लेते हैं, इसका CH3 का H तोड़ लेते हैं, लिख देते हैं CH2COOC2H5, दो और लेते हैं इसी के सेम, सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, यहाँ से एथिल अल्कोहल बाहर हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप ऐसे निकल जाता है, जो बचता है उसको नोट कर दिया जाता है, बचता है CH3CO, यहाँ पे इतना बचा, वहां पे आगे CH2COOC2H5 प्लस क्या निकल जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। और आपको बता दें ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी इसका एस्टर होता है, नोट कर लो भैया इसको जल्दी से, एथिल एसीटो एसीटेट इसको बोलेंगे, इसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट, नोट करो ताकि हम अगली अपक्रिया बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सभी अपक्रिया करानी है। देखिए आप लोग मार्कोनी काप का नियम देखें, मार्कोनी काप ने बताया, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3CH2, इन्होंने बताया कि किसी असंतृप्त यौगिक में जो योगशील अभिकर्मक होगा, मान लो HCl है, यहाँ पे योगशील अभिकर्मक HCl है, इसको अगर आयनों में तोड़ दें तो एक प्लस और एक माइनस, इसका ऋणात्मक भाग
उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सर आप असंतृप्त और संतृप्त कैसे जान गए? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो संतृप्त है, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो असंतृप्त। यहाँ डबल बॉन्ड है। कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगशील अभिकर्मक का कौन सा जुड़ने वाले अभिकर्मक Cl है, उसका ऋणात्मक भाग Cl उस कार्बन से, तीनों में से उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन हो। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, एक वाले में सबसे कम है तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी H इसमें जुड़ जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। यहाँ CH3, यहाँ पे जो CH है, CH में क्या जोड़ दो Cl और डबल बॉन्ड है भैया, H जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड का काम खत्म, क्या बन जाएगा CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। ये हो गया मार्कोनी आपका नियम। और एंटी मार्कोनी का आपने उल्टा बताया है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण मैंने लिख दिया है, आपको लेना है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। इस अभिक्रिया को सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, डाईएथिल ईथर बनता है। यहाँ निकलेगा क्या NaBr बनेगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, देख लो। HBZ में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है CH3COOH प्लस हैलोजन से रिएक्शन करानी है। ये हैलोजन में जो H होता है, सिंगल H इसका आपका अल्फा कार्बन का H, वो Cl के साथ में HCl निकल जाता है और ये Cl इसको बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे सेट हो जाता है CH2Cl COOH। इसका फुल फॉर्म HBZ का पेपर में लिखा है, बच्चे चौक जाते हैं। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जेलेंस्की अभिक्रिया भैया नोट कर लो जल्दी से। होन्सडीकर में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, लेकिन सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेते हैं CH3COOG प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे निकलता क्या है AgBr बाहर हो जाता है, और AgBr तो चलो बाहर हो गया, यहाँ COO का मतलब CO2 निकल जाता है, बचता है CH3 और Br मिलकर एल्किल हैलाइड बनता है। भैया इनको नोट कर लीजिए। यदि कोई समस्या किसी साथी को तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है कमेंट के माध्यम से, है ना। और ये जो HBZ रिएक्शन होती है वो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होती है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। नोट कर लीजिए। नीचे वाले अभिक्रिया नहीं दिख रही होगी तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाली। CH3COOAG प्लस Br2 CCl4 की उपस्थिति में AgBr बाहर हो गया, वो माइनस नहीं लगाया, वो साफ नहीं किया था तो इस वजह से माइनस दिख रहा होगा, माइनस नहीं है वहाँ पे। CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़े। देखिए वी हाइड्रोहेलोजनिक अभिक्रिया, नाम ही वी माने विलग करना हाइड्रोजन को हैलोजन को। आपके सामने लिखी हैलाइड है CH3CH2Cl, तो यहाँ CH गया, यहाँ से X गया तो HCl चला जाएगा, तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बन जाएगा। यहाँ पर H गया, X गया, हाइड्रोजन गया, हैलोजन गया, तभी नाम है हाइड्रो, वी हाइड्रोहेलो। वी माने विलग करना, यहाँ डी डिलीट करना, वी माने विलग करना, ऐसे कुछ भी आ जाए सेम अभिक्रिया करना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई। अगली अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया, ये भी बहुत फेमस अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं क्या है, डार्जेन अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं C2H5OH, कोई भी ले लो, मान लो आप ले लिया है C6H5OH तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। SOCl2 लिया जाता है साथ में, थायोनिल क्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं, सल्फर को थायो शब्द से प्रदर्शित करते हैं। तो SO और O मिलके हम लोग बताते हैं आपको SO2 निकालेंगे, और इसका सिंगल H इसके सिंगल Cl के साथ में HCl निकालेगा, नीचे ऊपर चाहे कहीं पे हो, फाइनली कॉन्सेप्ट है एल्किल हैलाइड बनता है। इससे C2H5, इससे Cl, इससे C2H5, इससे Cl, सिर्फ नीचे C6H5 है, बनेगा C6H5Cl। दिस इज डार्जेन रिएक्शन, आप देख सकते हैं, आपको डाउट नहीं रखना है। इसके बाद में अगली अभिक्रिया है बेंजोइक संघनन अभिक्रिया। बेंजोइक संघनन अभिक्रिया, बेंजोइक संघनन अभिक्रिया, जैसे हम लोग एल्डोल संघनन किए थे सेम टू सेम बेंजोइक संघनन करना है। अब यहाँ पे करना क्या है, एल्डोल में CH3CHO के 2 अणु लिए थे, यहाँ C6H5CHO के 2 अणु लेंगे, बस इसमें CHO में जो H है उसको पहले नोट कर देंगे, फिर C6H5 एल्डोल बना था, यहाँ O और H को पास में करना है, बनेगा C6H5CHOH COC6H5, समझ गए ना। तो ऐसे बेंजोइन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजोइन, नोट कर लो ताकि आगे बढ़े। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन, केशियन की उपस्थिति, नोट कर लें, एल्कोहलिक केशियन होता है। C6H5CHO CHOH CO C6H5CHOH CO C6H5,
स्क्रीनशॉट लें। कोल्बे स्मिथ अपक्रिया देखते हैं। कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया के नाम से आ जाता है प्राय। ये क्या है भैया, तो हम लोग इसमें लेते हैं फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की क्रिया पहले उच्च ताप और उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस 200 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये तुरंत क्रिएट कर देता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और किसी अम्ल के साथ कराते हैं, सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर होता है, देन इट्स क्रिएट फिनोलिक ग्रुप, और फिनॉल के साथ में R2 कंडीशन में C=OH लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, इसमें और भी अपक्रियाएं जैसे पूछी जाती है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे SN1 और SN2 अपक्रिया एक आती है, उसको भी देख लो। इसमें एक नाम आ जाता है, बच्चे चौंक जाते हैं, एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये पूरा हम कॉपी से नोट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। एका आणविक नाभिक रागी पेपर में ये नाम आ जाता है, बच्चे सोचते हैं ये कौन सी वस्तु है। एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको हम लोग SN1 के नाम से जानते हैं, और द्विअणु कह दे तो SN2 के नाम से जानते हैं। यहां पर मालूम क्या होता है, एका आणविक अपक्रिया में टर्सरी ब्यूटीन क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 का होल थ्राइज CCl प्लस NaOH। सीधी बात है कि यहां पर OH ग्रुप इसके Cl को प्रतिस्थापित कर देता है और यहां पर NaCl बन जाता है, हो जाता है CH3 का होल थ्राइज COH प्लस NaCl। SN1 में ये होता है। SN और इसकी जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, वो इस तरीके से है। हम यहाँ क्रिया विधि भी नीचे करवाए गए हैं। CH3 का होल थ्राइज CCl, पहले स्टेप में ये अपक्रिया मंद होती है। मंद माने क्या होता है, धीमे होती है, तो ये अपने आयन में टूट जाता है, तो CH3 का होल थ्राइज C+ हो जाता है और Cl क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यही CH3 का होल थ्राइज जो C+ वाला है, इसको लेते हैं और इसके OH माइनस वाले से रिएक्ट कराते हैं, तो प्लस माइनस का खेल तो समझते ही हो। क्या बनाएगा, CH3 का होल थ्राइज COH। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, इसको आप नोट कर लें ताकि हम आगे बता रहे हैं आपको SN2 के बारे में। नीचे नहीं दिख रहा क्या भाई, नीचे देखिए थोड़ा सा, ये कैमरा पीछे कर ले रहे हैं, सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिया था हमने, इतना वीडियो हो गया क्लास। नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। द्विआण्विक प्रतिस्थापन अपक्रिया देख सकते हैं, SN2 है, CH3Cl प्लस NaOH। सीधी सिंपल है, ऐसे समझ जाओगे तो NaCl। ऐसे क्या है, हमने OH वाले को उल्टा नोट किया भाई। ऑक्सीजन की जो है पहली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, माइनस होगा, ग्रहण करने की वैसे भी प्रवृत्ति होगी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से लेगा, इसके यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन द्वारा लेगा। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, पहले ही अपक्रिया मंद होती है। मंद में क्या होता है, ये संक्रमित होता है, धीरे धीरे एक दूसरे से धीरे धीरे संपर्क में आता है। HO एक पर आंशिक प्रवेश, यहाँ पर आंशिक प्रवेश, जब ये तीव्र हो जाती है थोड़ी देर बाद में, तो इससे पुश होकर के यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाता है, बन जाता है CH3OH। क्या बन जाता है, CH3OH। पहले CH3Cl था OH के द्वारा, अब हो गया CH3OH। ये SN2 रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। SN1 और SN2 भी पेपर में आती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम अगली अपक्रिया की ओर बढ़ेंगे ताकि समय नष्ट ना करो भाई। अगले के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया। इसको देखते हैं भाई, ये क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया। ये क्या है भाई, इसको भी देखो। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया क्या है भैया, थैलीमाइड लेते भाई, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे थैलीमाइड को। बेंजीन में हम लोग देते हैं CO। अच्छा, यहाँ पे एक काम करो, हाँ CO, यहाँ पे भी CO, और ये दोनों किससे जुड़ा होता है, NH से। तो यहाँ पर यह ना हटा, NH जो है H,
यहाँ पर NCH3 हो जाए तो काम हो जाएगा। CH3 के लिए सबसे पहले KOH सिलेक्शन कराते हैं। तो KOH क्या करता है, H और OH मिलकर H2O निकाल देता है, तो ये बनाता है यहाँ पर क्षार जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H की जगह NK हो जाता है। अब NK जो होगा वो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर लेगा। मान लो एल्किल हैलाइड में हमने RH नोट कर दिया, मान लो K और X मिलके KX निकल जाएगा, तो नीचे बन क्या जाएगा, नीचे ये बनेगा, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं वैसे ही, नीचे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बन जाएगा NR। ठीक है, अब इसका कराते हैं जल अपघटन, कितने अणुओं के साथ में, 2 अणुओं के साथ में। तो यहाँ पर एमीन बनता है RNH2, ध्यान से देखो RNH2 बन गया और बन जाता है थैलिक अम्ल। ये CO, इसका OH, C डबल OH, CO OH, C डबल OH, ये डबल बॉन्ड O है ना, तो थैलिक अम्ल भी बन जाता है। तो ये ग्रेवियर थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। पर्किन अभिक्रिया देख लो, ये पर्किन रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। C6H5CHO बेंजल डिहाइड लेते हैं। ठीक है, बेंजल डिहाइड क्रिया ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि CH3COOH बाहर हो जाता है। अब CH3COOH बाहर कैसे हुआ होगा उसकी कहानी पूरी समझ लो। CH3CO, CH3CO डबल O, तो CH3C डबल O तो यहाँ से बन गया। अब इस CH3CO का संधि विच्छेद कर लीजिए, हमको H चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे H, फिर CH, हम H 2 बार इस्तेमाल करें, H हो गए CH3 और फिर CO नोट कर दिया। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे CH3C डबल OH चला गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा C6H5, ये तो बचेगा C6H5 CHO। सबसे पहले H यहाँ पे है तो OH हो गया, बाकी CHCO नोट कर लो इसको। कुछ लोग इसको CHCO को सीधा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, C डबल OH। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो C6H5 CHC डबल OH, डबल बॉन्ड CHC डबल OH। सिनेमिक अम्ल होता है, सिनेमिक एसिड, तो एसिटिक एसिड साथ में बनता है। ये पर्किन अभिक्रिया है, आपको मालूम होनी चाहिए, गर्म करते हैं। और एक रिएक्शन और है, कौन से, DDT वाली तो कर ही लोगे, क्लोरल लेते हैं CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन लेते हैं। और क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे 2 अणु H2O निकाल जाता है, जो बचता है वही DDT होता है, CCl3CH। अब यहाँ पे 2 अणु बचे इसके बेंजीन वाले, यहाँ Cl ऐसे, ये आपका हो गया डाइफेनिल या डबल फेनिल है ना, 3 क्लोरो ट्राइक्लोरो डबल कार्बन को लेते हैं, इसी को नाम कहते हैं DDT। ठीक है, DDT नोट कर लीजिए। बाकी बची हुई अभिक्रियाएं जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको अनसॉल्व कराएंगे, रेगुलर क्लास चलेगी, अनसॉल्व कराएंगे। आज ये अभिक्रिया हो गई, अनसॉल्व 22-23 से करवाने, तो आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें। और आई होप आपको समझ में आई होगी अभिक्रिया, ना ही हो जो भी दिक्कत हो, कोई अभिक्रिया ना रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने जल्दी समझाने की सभी अभिक्रियाएं कोशिश की है। और सभी जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा, ताकि आप मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों का परिवार से जुड़ करके अच्छा लगे। ठीक है, आप लोगों के साथ में जुड़ के अच्छा लगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।